हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट वर्क में। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए वो है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ 1000 स्क्वायर फीट हाउस इन 2022। कंस्ट्रक्शन अगर हम लोग करवा रहे हैं 1000 स्क्वायर फीट घर का, तो उसका 2022 में क्या कॉस्ट आएगा, आज उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या कंटेंट, क्या लाइक आपके लिए डिटेल वे में सारा का सारा चीज़ लेकर आया हूँ। तो लेबर कॉस्ट, कॉस्ट स्क्वायर फीट, कितने एक तरीके से अपना घर होता है, फिर उसके बाद अपना 1000 स्क्वायर फीट का अगर घर है तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर उसका लेबर कॉस्ट, फिर उसका मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल में क्या कुछ लग रहा है, सब कुछ क्या यहाँ पे लेकर आया हूँ। ठीक है, इनके बारे में पूरा डिटेल में बात करते हैं। तो और एक चीज़ और, आप इस पूरे वीडियो को ना स्टार्टिंग से एंड तक देखो। मेरा प्रॉमिस है, मेरा गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से एस्टिमेट निकालना सीख जाओगे कि अगर आप 1000 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट या 2000, 2500, 3000 स्क्वायर फीट अगर आप घर बना रहे हो तो क्या कॉस्ट लगेगा, उसका लेबर कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट क्या लगेगा, एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप खुद से डिटरमाइन कर सकोगे। ठीक है, ये तो पहली चीज़। और दूसरी चीज़ इसमें क्या डिस्कस करूँगा आखिरी में, कि आप अगर खुद से अगर आप घर बनवा रहे हो, ठीक है, तो कैसे आप अराउंड, अगर आप मान लो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे आप घर बनवा रहे हो तो 2-3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए कैसे बचा सकते हो। ठीक है, अगर आप G+1 बना रहे हो, G+2 बना रहे हो तो करीब करीब 10 लाख रुपए कैसे बचा सकते हो खुद से। इस सारे चीज़ों के बारे में बात करूँगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखो सबसे पहली चीज़ तो क्या है ना, कि अपनी जो लेबर कॉस्ट है ना और जो रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है 2022 में ना, वो बढ़ चुका है। ठीक है, लेबर कॉस्ट भी इंक्रीज़ हुआ है, रॉ मटेरियल का भी कॉस्ट इंक्रीज़ हुआ है। मेनली सीमेंट और स्टील का और एग्रीगेट और सैंड का, सीमेंट, सैंड और अपना स्टील का, इन तीनों का रेट मेनली बढ़ा है। एग्रीगेट का उतना खास नहीं बढ़ा है, उसका ही बढ़ा है लेकिन इतना खास नहीं बढ़ा है। लेबर का कॉस्ट कंसिडरेबली इंक्रीज़ हुआ है। इसमें ऐसा जो मेसन का जो कॉस्ट आता था 400 से 500, 600 रुपये, 400 से 600 रुपये, अभी वो 600 से 800 रुपये जा चुका है। इस तरीके से वो बढ़ चुका है। ओके, अभी हम लोग कॉस्ट पर स्क्वायर फीट, अगर हम लोग मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर लेते हैं, फुल टाइम जो मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर होता है अपना, तो हम लोग जब उसको अगर लेते हैं तो भाई साहब वो हमारा 1600 से 2100 रुपये उसका कॉस्ट रहता है। ठीक है, अभी चल रहा है ये एमपी का रेट, मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2022 का। मैं एमपी में वर्क करता हूँ तो एमपी का बता रहा हूँ आपको, 1600 से 2100 रुपये चल रहा है। दूसरे स्टेट में हो सकता हो इससे रेट थोड़ा वैरी करे। ओके, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, बट कंसिडरेबली ऊपर नीचे नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पे आप लोग ये सवाल पूछ सकते हो ना कि ये मैंने एक रेंज क्यों लिखा है, कुछ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, एक फिक्स्ड वैल्यू क्यों नहीं है। देखो क्या होता है ना कि 1600-1700 रुपये अगर 1800 रुपये लेगा ना, तो कॉन्ट्रैक्टर इतना कुछ खास काम नहीं करेगा। काम होता है तो क्वालिटी वर्क होता है। ओके, अच्छी क्वालिटी से काम करेगा तो लाइफ स्पैन बिल्डिंग की 80 ईयर्स तक जाती है। अगर ढंग से काम नहीं करेगा तो 40 साल में, 50 साल में एक्सट्रीमली मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो गिर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा वो। ठीक है, उसकी उतनी ही लाइफ स्पैन बचेगी। सो जो 2100 रुपये ले रहा है, जो 2000 रुपये ले रहा है, वो बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ, बहुत प्रिसिशन के साथ काम करेगा कि आपको हाई एंड प्रोडक्ट मिले, हाई एंड डिलीवरेबल मिले, और उसके बाद आपका जो काम हुआ हो वो क्वालिटी का काम हुआ हो, अच्छी अच्छे तरीके से काम करवाया हो। ठीक है, हाई रेट रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो बहुत अच्छा काम करके देगा। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्टर पकड़ने से पहले ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप खुद पहले उस कॉन्ट्रैक्टर के बारे में पता करो, आगे पीछे लोगों से पता करो, या फिर उसी से खुद पूछो कि कहाँ कहाँ आपने घर बनाया है। ठीक है, वो बताएगा कि मैंने इसका घर बनाया था उस लोकेलिटी में, ये लोकेलिटी में। तो घर का नंबर लो, घर का पूछ लो, उसके जाके वहाँ पता करो वाकई उसने घर बनाया था या नहीं बनाया था। उसने जो घर बनाया था अगर, तो कैसा घर बनाया है। ठीक है, किस तरीके का जिस तरीके का आपने एग्रीमेंट किया था कॉन्ट्रैक्टर के साथ, वो सारी चीज़ें करके काम दिया है या नहीं दिया आपको, इन सारी चीज़ों के बारे में पता करना, और उसके बाद एक एग्रीमेंट बनवा लेना। ओके, उस एग्रीमेंट के तहत उसको क्या कुछ काम होना है डिलीवरेबल, मतलब आपको घर अगर फिनिश होके मिलेगा, वो आपको हैंड ओवर करेगा, तो हैंड ओवर करने से पहले क्या कुछ बना हुआ होना चाहिए, जिसके की बाद आप वो फिक्स हुआ कि हाँ ठीक है, चलो आपने काम कर दिया जो एग्रीमेंट में होना चाहिए। एग्रीमेंट में वो चीज़ें लिखवा लेना कि क्या कुछ चाहिए आपको, तभी वो पास हो पाएगा, तभी वो कॉन्ट्रैक्टर आपको हैंड ओवर कर सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ें एग्रीमेंट में क्लियरली लिखवा लेना, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार बाद में कॉन्ट्रैक्टर बाद में क्या नाटक करने लगता है। अगर आप कुछ बोलोगे कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, तो बोल देता है कि इसकी तो बात ही नहीं हुई थी। अगर आप एग्रीमेंट, रिटन एग्रीमेंट अगर आप नहीं करवाओगे तो बोल देगा कि भाई इसकी तो बात ही नहीं हुई थी, ये तो इंक्लूड ही नहीं था काम में। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, डिस्प्यूट राइज होता है, फिर ये बाद में क्लेम बन जाता है। ठीक है, सो इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक रिटन एग्रीमेंट बनवा लेना कि क्या क्या काम होगा, तभी हैंड ओवर कर सकता है कॉन्ट्रैक्टर आपको आपका घर। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं।
देखो हमारा जनरली क्या होता है ना कि बिल्डिंग 3 तरीके का होता है, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3, ठीक है। क्लास 1 में अपना कौन कौन सा घर आता है, विला आ जाता है, बंगलो आ जाता है, या फिर एलिवेटेड डुप्लेक्स आ जाता है। एलिवेटेड डुप्लेक्स थोड़ा डिज़ाइन टाइप का डुप्लेक्स होता है, ठीक है, मतलब एलिवेटेड मतलब फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ऐसे रहता है, ठीक है। अब लाइक वो ऐसा नहीं होगा जैसे आप यूरोप में अमेरिका में देखते होगे ना कि एस्थेटिक बिल्डिंग्स रहती है, वो उनके खूबसूरत क्या लाइक फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर अलग अलग से एस्थेटिक स्ट्रक्चर रहता है। सो वैसा ये एलिवेटेड डुप्लेक्स कहने का ये मतलब है, ओके। इनमें यूज़ क्या होता है, इंटीरियर्स में क्या यूज़ होता है, तो भाई साहब वुडन फ्लोरिंग रहेगी, ग्रेनाइट रहेगा, मार्बल्स रहेगा, वैसा चीज़ें जब लाइक वैसी इंटीरियर्स रहती हैं, तो वहाँ पे उसको हम लोग कहते हैं क्लास 1 बिल्डिंग, ओके। क्लास 2 किसको कहते हैं, नॉर्मल होम्स, जो नॉर्मल तरीके से जो घर बनता है, ठीक है, G+1 G+2 3 4 चला जाता है, ठीक है। इसमें क्या ज़्यादा लाइक स्टोरीज नहीं होता है, ऐसा नहीं कि G+4 G+5 हो रहा है, ऐसा नहीं। नॉर्मल G+1 बस, हार्डली टू हार्डली G+2। और इनके इंटीरियर्स बहुत अच्छे होते हैं, इनके लुक बहुत अच्छा आता है, इनमें क्वालिटी वर्क होता है, ठीक है, मतलब अटमोस्ट क्वालिटी का काम होता है इसमें। बेहतरीन से बेहतरीन इंटीरियर्स रहता है इसमें, बेहतरीन से बेहतरीन फैसिलिटीज़ मिलती है इसमें, नॉर्मल फैसिलिटीज़ मिलेगी आपको, ठीक है। ये सिंपल डुप्लेक्सेस हो गया, नॉर्मल घर जो बनता है ये सब आ जाता है, ठीक है। और क्लास 3 की जब बात आती है तो अपनी ये स्मॉल होम्स, जो छोटे मोटे जो घर बनते हैं जिसमें कुछ इंटीरियर भी नहीं रहता है, खास फैसिलिटी भी नहीं रहता है, उसको कहते हैं हम लोग स्मॉल होम्स। क्लास 2 में क्या है ना दोस्तों, इसमें क्या हमारा बहुत ज़्यादा ये नहीं यूज़ होता है, क्या कहता हूँ, लाइक ग्रेनाइट यूज़ नहीं होता, मार्बल यूज़ नहीं होता है। अगर हाँ ठीक है, अगर यूज़ किया गया तो लो लेवल का, नहीं तो बहुत अच्छा वाला अपना ग्रेनाइट वनाइट यूज़ नहीं किया था, फिर मार्बल यूज़ नहीं किया था, इसमें नॉर्मल टाइल्स वाइज यूज़ करते हैं, ओके। और क्लास 3 में तो क्या टाइल्स वाइज यूज़ ही नहीं करते हैं, क्लास 3 में तो लाइक वही सीमेंट कॉन्क्रीट का डालते हैं, लाइक पूरा घर बना हुआ रहता है, ऐसा घर को कहते हैं क्लास 3 हाउस, ठीक है। अब चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, 1000 स्क्वायर फीट होम का। 1000 स्क्वायर फीट अगर होम है हमारा, अगर हम घर बना रहे हैं 1000 स्क्वायर फीट का, ठीक है। और उसमें क्या हमारा कॉन्ट्रैक्टर क्या रेट ले रहा है, 2100 रुपये। जब हमने यहाँ पे बताया था 1600 से 2100, अगर मान लेते हैं कि वो हमारा 2100 रुपये ले रहा है, तो उसको आप डायरेक्टली कैसे आप निकालोगे कि कितना कॉस्ट आने वाला है आपके घर बनाने में इस 1000 स्क्वायर फीट में। तो जितना आपका स्क्वायर फीट का बिल्टअप एरिया, ठीक है, जैसे देखो एक चीज़ एक और समझो यहाँ पे, ये मान लो आपका 1200 स्क्वायर फीट का लाइक आपका डायमेंशन लाइक लंबाई चौड़ाई मिला के 1200 स्क्वायर फीट है आपकी, ठीक है। अब क्या है, आप इस पे पूरा तो घर बनाओगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है, कुछ आप एरिया छोड़ के रखोगे भाई साहब, लाइक आगे पीछे बाउंड्री रहता है, फिर उसके बाद आपका प्ले ग्राउंड रहता है, फिर कुछ पार्किंग स्पेस रहती है, कुछ इसी तरीके से सिटिंग एरिया रहता है कि लाइक कुछ गेस्ट आते हैं तो बाहर आदमी बैठा हालता है, यानी अपना पॉर्च एरिया, ओके। सो उन सब के लिए आप जगह छोड़ते हो, राइट। सो अब हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो हमारा जो बिल्टअप एरिया होता है, जैसे ये प्लिंथ एरिया जो होता है ना हमारा, वो बिल्टअप एरिया होता है। जैसे इस एरिया में आपने प्लिंथ दे दिया है, तो आप प्लिंथ का जो भी आपका बीम वाला एरिया, आप सबको उसको क्या लाइक मेजर कर लो, और मान लेते हैं मेजर करके हमारा 1000 स्क्वायर फीट आता है, यानी 1000 स्क्वायर फीट हमारा बिल्टअप एरिया, ओके। ये हमारा बिल्टअप एरिया है, ओके, बिल्टअप एरिया, ठीक है। तो 1000 स्क्वायर फीट क्रॉस 2100, ठीक है। ये आप 2100 आप सीधा मल्टीप्लाई कर लोगे तो आ जाएगा 21 लाख रुपए, ठीक है। 21 लाख रुपए आ गया, मतलब हमें ये हो गया कि 21 लाख रुपए हमें 1000 स्क्वायर फीट का अगर हम घर बना रहे हैं तो 21 लाख रुपए लगने वाला है, ओके। अब देखो अगर मान लो आपका 1000 स्क्वायर फीट के बजाय क्या 2000 स्क्वायर फीट होता, ठीक है, 2000 स्क्वायर फीट का होता, तो आप क्या करते, इसको वही 2100 से आप मल्टीप्लाई करते तो कितना आ जाता, 42 लाख, 1/10 100,000 1000 लाख 10 लाख 42 लाख, 42 लाख रुपए आ जाता आपका, इतना हो जाता ये, ठीक है। अब क्या हम लोग अपना एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं। देखो यहाँ पे ना एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, लेबर में हम लोग हमेशा 25% लाइक ये थंब रूल है कि अगर आप घर बना रहे हो कोई भी, तो 25% कॉस्ट जो आपको जो टोटल कॉस्ट आया है, यानी यहाँ पे 21 लाख रुपए जो हमारा जो कॉस्ट आया है, उसका उसमें से 25% हमारा लेबर कॉस्ट निकल जाएगा, फिर मटेरियल हमारा 75% कॉस्ट निकल जाएगा, ओके। और ये मिला के हमारा 25% 75% मिला के हमारा वही 21 लाख रुपए आएगा, ठीक है। एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ये फिक्स नहीं होता है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है, ठीक है, क्योंकि रियल सिचुएशन के हिसाब से क्या है, ये रेट वैरी कर जाता है, ये जो अपना डिटरमाइंड है, ये जो अपना जो कॉस्ट ये वैरी कर जाता है, ठीक है। अभी देखो क्या है, लेबर के अब जब 25% आप 25% निकालोगे, आप 21 लाख का 25% निकालोगे तो ये आ जाएगा हमारा 5,25,000, और जब 75% आप निकालोगे 21 लाख का तो ये आ जाएगा अपना 15,75,000, ओके। अब हम लोग रिजॉल्व करते हैं मटेरियल कॉस्ट, ठीक है, अपना मटेरियल क्या क्या लगने वाला है। ये देखो एक थंब रूल है हमारा, ठीक है, एक जनरल आप होम बनाने के लिए ना आपका थंब रूल है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताना भूल गया मैं, ठीक है, ये क्लास 2 और क्लास 3 के लिए रेट बताया है मैंने, ये जो रेट बताया ना मैंने 1600 से 2100, ये अपना क्लास 2 और क्लास 3 के लिए ये रेट है, ठीक है।
ये क्लास 1 के लिए रेट अलग होता है, टोटली डिफरेंट होता है, उसका बहुत हाई होता है। ये दोनों जो रेट है आई मीन क्लास 2 और क्लास 3 जो है उसके लिए है ये रेट, ठीक है। ये क्लास 1 के लिए नहीं है, ओके, ये बात एकदम क्लियर रखना। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं तो अपना सीमेंट। अब देखो मैं आपको क्या इसमें बताऊंगा भी कि सीमेंट आप यूज़ करना है तो कौन सी कंपनी का यूज़ करो, कौन सा बेस्ट रहेगा आपके लिए। स्टील यूज़ करना है तो उसके लिए कौन सा कंपनी, सैंड यूज़ कर रहे हो तो कौन सा सैंड यूज़ करना चाहिए, सारी चीज़ें बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी देख लो हम लोग मटेरियल कॉस्ट निकालते हैं। एक थंब रूल मैंने पकड़ के चला है, ठीक है। ये कहाँ से मैंने डिटरमाइन किया है, ये जब प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था उसका जब कंप्लीशन हुआ था तो उसके बाद वहाँ पे थंब रूल निकला था, ठीक है। तो मैं उसको पकड़ के चल रहा हूँ, ठीक है। सीमेंट क्या अपना 16% लगेगा, ठीक है। घर बनाने में नॉर्मल सीमेंट 16% लगेगा। कंपनी कौन सी बेस्ट है इंडिया में, मेरे हिसाब से अल्ट्राटेक और अंबुजा, दीज आर द बेस्ट वन, अपने फील्ड में एकदम बेस्ट है, ठीक है। आप इसका 16% निकाल लोगे। 16% किससे निकालोगे, ऑब्वियस सी बात है, आपका मटेरियल कॉस्ट निकला होगा कि भाई साहब मटेरियल 15,75,000 आने वाला है, ठीक है। उसी का आप 16% निकालोगे तो 2,52,000 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से फिर स्टील की जब बात आती है तो स्टील को आप क्या 14% लगता है, ठीक है। आप स्टील का 14% निकालोगे 15,75,000 से तो वो आ जाएगा अपना 2,20,500 रुपये, ठीक है। इतना कॉस्ट स्टील का लग जाएगा। स्टील के लिए आप कौन कौन सा कंपनी यूज़ कर सकते हो, देखो मेरे अकॉर्डिंग तो सेल सबसे बेहतर होता है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर टाटा। सेल क्यों बेहतर होता है, क्योंकि ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब अपनी स्टील अथॉरिटी का ही है, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट का है, ठीक है। और टाटा जो आता है वही वो प्राइवेट है, ओके, ठीक है। प्राइवेट टाटा का क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप इसके लिए आप कंफर्म हो सकते हो कि भाई सब कोई स्क्रैप यार्ड के मटेरियल से नहीं बना होगा। ऐसा नहीं कि कोई पुराना स्टील यूज़ किया गया था, वो बच गया था कुछ कट पीस और लाके क्या स्क्रैप यार्ड में डाल दिया गया था और उससे फिर उसने स्टील बनाया, नहीं, वो एकदम फ्रेश मटेरियल यूज़ करता है बनाने के लिए, ठीक है। आप उसकी स्टील देखोगे तो छू छा के ही पता चल जाता है, आपको अगर एक्सपीरियंस है इस चीज़ का तो आप देखोगे छू के ही पता चल जाएगा कि भाई सब स्टील कितना फ्रेश रहता है टाटा का, ठीक है। अब तीसरी चीज़ क्या होता है अपना सैंड की जब बात आती है, आप रिवर सैंड यूज़ करना, रिवर सैंड इज़ द बेस्ट, ठीक है। और इसका कितना परसेंट लगता है, 8%। 8% निकालोगे 15,75,000 में से कितना आ जाएगा, 1,26,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। और रिवर सैंड ही यूज़ करना, लेकिन ध्यान रखना कि सिलिका का कंटेंट नहीं होना चाहिए, ओके। सिलिका का कंटेंट कैसे पता चलता है हम लोग को कि भाई सब है या नहीं है अपने इसमें सैंड में, तो आप जब सैंड डलवाते हो जहाँ पे आप देखना कि दोपहर में धूप जब पड़ता है ना उस पर, तो चमकना नहीं चाहिए अपना सैंड। अगर सैंड अगर चमक रहा है ना, खूब चमक रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि हल्का सा चमक गया कहीं पे एक आध दो स्पॉट पे तो आपने मान लिया कि सिलिका कंटेंट इसमें हाई है, नहीं, सिलिका कंटेंट हल्का फुल्का नेग्लिजिबल है वो। अगर पूरा का पूरा ही सैंड अपना चमक रहा है वो, तो सिलिका कंटेंट बहुत हाई है, वैसा सैंड यूज़ नहीं करना है, ठीक है। सैंड वैसा यूज़ करना है जिसमें कि सिलिका कंटेंट बिल्कुल लो हो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एग्रीगेट, एग्रीगेट की जब बात आती है तो आप 10 mm और 20 mm। स्टील की एक और बात मैं आपको बता रहा था, स्टील में आपको एक और बात बता रहा था, इसमें मैं पकड़ के चल रहा हूँ हाउस कंस्ट्रक्शन में 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, ठीक है। ये इतना 5 स्टील पकड़ के चल रहा हूँ, 8, 10, 12, 16, 20, ठीक है। इतना ही स्टील में पकड़ के चल रहा हूँ कि भाई साहब ये इतना स्टील यूज़ होगा और इसका कॉस्ट 2,20,500 रुपीज़ आ जाएगा, ओके। दोस्तों जब बात आती है अपनी एग्रीगेट की, तो एग्रीगेट अपना यूज़ होता है 4%, ओके। और इसका कॉस्ट क्या आ जाता है 63,000। 4% कैसे निकालो, वही मटेरियल कॉस्ट में से 15,75,000 में से 4% निकालोगे तो ये हमारा आ जाएगा 63,000, ओके। अब देखो बाकी जो बचता है ना अपना 33% क्या मिसलेनियस में हम लोग ले लेते हैं। मिसलेनियस आइटम्स में क्या क्या है अपना, आप घर बनवा रहे हो तो विंडो बनवाओगे, डोर बनवाओगे, भाई टाइल्स वाइल्स लगवाओगे, प्लम्बिंग का काम करवाओगे, सैनिटरी का, इलेक्ट्रिक का, पेंट का, पुट्टी का, सबका काम होगा, इन सब चीज़ों का। तो उसमें क्या मिला के हम लोग 33% कॉस्ट मान लेते हैं कि 33% उसमें मटीरियल का कॉस्ट आ जाएगा अपना, ठीक है। ये देखो निकाला है उसमें से तो 5,19,750 रुपये है, मतलब 5,20,000 रुपये समझ लो आप उसमें आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद देखो अगर आप 20 से 30% मान लो 20 से 30% अपना कॉस्ट कैसे डिक्रीज़ होता है, इसमें देखो क्या है ना कि आपको लेबर कॉन्ट्रैक्टर पकड़ना होगा, ठीक है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर पकड़ोगे तो 20 से 30% का आपका कॉस्ट डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। 20 से 30% कॉस्ट कैसे डिक्रीज़ हो जाएगा कि भाई साहब आप मटेरियल खुद से ख़रीद के दोगे। ये देखो क्या होता है ना कि फुल टाइम मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर होता है अपना, तो वो क्या करता है कि जब आप मटेरियल के लिए आप उसको पैसा दोगे तो वो खुद का भी कुछ उसमें अपना कमीशन रखता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट वो अपना इतना सोचता नहीं है कि भाई साहब ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं तो कुछ बार्गेन करे करवाएं या फिर कम करे करवाएं या फिर फिक्स करे करवाएं कि भाई साहब आपके यहाँ से सामान लेंगे लेकिन आपसे ही ट्रांसपोर्ट करवाएंगे, तो एक होता है ना आदमी बल्क में सामान ख़रीदता है तो कम पैसा लगता है, तो वो सब क्या फिक्सिंग नहीं करता है वो, ठीक है। सो वही मैं कह रहा हूँ कि मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर को दोगे तो वो उसमें भी अपना कुछ कमीशन रखेगा। कंस्ट्रक्शन जो करेगा उसमें तो कमीशन रहेगा ही उसका, लेकिन वो जो परचेज़ भी करेगा आइटम उसमें भी वो कुछ अपना कमीशन रखेगा, ठीक है।
इसलिए क्या करना है कि आप क्या बट लेबर कॉन्ट्रैक्टर लगाओ, सिर्फ और सिर्फ लेबर कॉन्ट्रैक्टर रहेगा तो उससे क्या होगा, वो अपने सिर्फ टूल्स लाएगा, जो भी मटेरियल रहेगा वो आप खुद से ख़रीद के दोगे, आप जैसा चाहोगे वैसा ख़रीद के दे सकते हो उसको, राइट। सो एक तो ये फ़ायदा होता है कि भाई साहब लाइक यू नो उस अपना लाइक यू नो कमीशन नहीं बना पाता है वो उसमें, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ क्या होती है कि मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर में कि आप मटेरियल कौन सा ख़रीद के क्या लगा रहा है क्या नहीं लगा रहा है, आप हर वक्त सामने रहोगे नहीं, क्योंकि आपका भी अपना काम है, अपने काम में बिजी रहोगे। सो आप हर वक्त रह के सामने देख नहीं पाओगे कि क्या लगा रहा है और क्या नहीं लगा रहा है, मतलब सही क्वालिटी का सामान, सही क्वालिटी का सीमेंट सैंड एग्रीगेट सब यूज़ कर रहा है नहीं यूज़ कर रहा है, स्टील कैसा यूज़ कर रहा है कुछ पता नहीं होता। सो लाइक यू नो पीछे पीछे में क्या यूज़ कर ले आप जो अब आप जो ख़रीद के दोगे तो वो ऑब्वियस सी बात है, आप अपने हिसाब से बेस्ट क्वालिटी का ख़रीद के दोगे अपने घर के लिए। तो इसमें क्या लाइक यू नो वो अपना कमीशन नहीं मार पाता और जो चीज़ लाइक यू नो एक्चुअल रहती है वही आ पाती है। उसमें से उसकी वजह से क्या होता है कि अपना 20 से 30% जो होता है ना कॉस्ट खड़ जाता है, ठीक है। अगर आप 30% मैंने पकड़ा यहाँ पे तो 4,72,500 रुपये यानी 472,500 रुपीज़ बच जाता है अपना, ठीक है। मतलब करीब करीब 5 लाख रुपये बच जाता है। ये तो सिर्फ जी का हुआ, मतलब अगर सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसका 5 लाख रुपये बच रहा है, राइट। अगर G+1 होगा तो उसका 10 लाख मान लो आप, ठीक है। अगर G+2 हुआ तो 15 लाख रुपए मान लो उसका आप। लेकिन दोस्तों साथ साथ आप ये बात भी याद रखना कि 10 लाख 15 लाख रुपए बच रहा है तो साथ साथ उसका कॉस्ट भी पड़ रहा है लाइक यू नो कंस्ट्रक्शन का। जैसे हम लोगों ने अगर आप 1000 स्क्वायर फीट पर आप घर बना रहे थे तो 21 लाख रुपए लग रहा था, ये सिर्फ ग्राउंड फ्लोर के लिए था। अगर आप G+1 पे जाओगे तो 42 लाख रुपए, ठीक है। अगर आप G+2 पे जाओगे तो 63 लाख रुपीज़। सो इस तरीके से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ता भी जाएगा, ओके। तो वही जो मैं आपको इधर समझा रहा था कि इतना इतना बच रहा है, तो उसके साथ साथ जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ही बढ़ेगा, ठीक है। उसमें हाँ आपको ये 5 लाख रुपए लाइक यू नो अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे हो तो 5 लाख रुपए, G+1 पे हो तो 10 लाख रुपए से बचेगा, ओके। अब देखो मटेरियल कितनी की रिक्वायरमेंट होती है ना, मैंने उसका भी एक एस्टिमेट निकाल रखा है, ठीक है। अपने को 1000 अगर स्क्वायर फीट पे घर बना रहे हैं सिर्फ जी फ्लोर पे, ठीक है। तो उसमें अपने को कितना सीमेंट, कितना सैंड, कितना एग्रीगेट लगेगा, कितना ब्रिक्स स्टील सब है यहाँ पे। सीमेंट कितना बैग लग जाता है, 617 बैग्स अपना लग जाता है सीमेंट, ठीक है। सैंड कितना लग जाता है अपना 44 मीटर क्यूब। एग्रीगेट कितना लग जाता है 20 mm और 10 mm, 42 मीटर क्यूब और 14 मीटर क्यूब रेस्पेक्टिवली। ब्रिक्स कितना लग जाता है, कितना पीसेस लग जाता है तो 21,000 पीसेस लग जाता है, ठीक है। स्टील कितना मेट्रिक टन लग जाता है तो 3.8 मेट्रिक टन, ओके। ये 3.8 मेट्रिक टन है, ओके। सो इतना अपना स्टील लग जाता है। दोस्तों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही रहेगा और मैं कई सारी अभी अपनी नई नई वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ हाउस कंस्ट्रक्शन पे कि क्या कॉमन मिस्टेक्स होता है, क्या कॉस्ट लगता है, ठीक है। हम लोग क्या सारे कौन सा किस तरीके का डिस्प्यूट राइज होता है, कॉलम में किस तरीके का मिस्टेक होता है, स्लैब और बीम कास्ट करते हैं या फिर स्टेयर केस कास्ट करते हैं तो क्या मिस्टेक होता है। उन सारी चीज़ों के बारे में ना मेरा बहुत जल्दी वीडियो आने वाला है, ओके। सो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो और उसके बाद उसके बगल में एक बेल आइकॉन बनेगा, उसको भी प्रेस कर लो। क्या होगा, जब भी कोई नया अपडेट डालूंगा सबसे पहले आपके पास आएगा। और देखो मेरे इस वीडियो को ना आपको इतना इन्फॉर्मेशन दिया है इसमें, मेरे इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, उनका भी नॉलेज बढ़ाओ और मेरे इस वीडियो को लाइक कर दो। कोई भी सवाल हो किसी भी मेरे लाइक यू नो वीडियो से रिलेटेड तुरंत क्वेश्चन करो, मैं आपको तुरंत जवाब दूंगा, ओके। चलो थैंक यू।